स्रोतों का पूरा फायदा उठाने के लिए स्पेस आयल टीम 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। स्पेस आयल ने स्पेसक्राफ्ट के लेग्स अपनी नई खोज द्वारा डिजाइन किए। उन्होंने एल्यूमिनियम हनीकॉम्ब का इस्तेमाल किया जो चांद की सरफेस से टकराने के दौरान एनर्जी को सोख सकता है। लेग्स दरअसल बेडशीट पर 3D प्रिंटेड थे और ये स्पेस की खोज करने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी थी। वास्तव में इसके मायने हैं कि 3D में प्रिंट करने के लिए आपने कंप्यूटर मॉडल यूज किया है, लेकिन 3D प्रिंटिंग की वजह से वो उसे जैसे चाहे जब चाहे बना सकते थे। इस अति आधुनिक टेक्नोलॉजी और अपने नए डिजाइन से स्पेस आयल के मॉड्यूल को बनाने की लागत कम करने में मदद मिली। उन्होंने उसमें बहुत ज्यादा थर्मल प्रोटेक्शन नहीं लगाया और नेविगेशन सिस्टम्स भी बहुत कम थे। ये एक छोटा लैंडर है और फ्यूल के बिना इसका वजन 158 किलोग्राम है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। उन्होंने बहुत सारे तैयार किए हुए आइटम्स लिए और उन्हें उन सब हजारों पुर्जों को एक साथ चलाना था। वो बस किसी भी तरह इस कम खर्च वाले मिशन को कामयाब करना चाहते थे। कोई भी एक चीज फेल हुई तो पूरा मिशन ही नाकामयाब हो जाएगा। या तो ये चकनाचूर हो जाएगा या चांद पर पहुंच जाएगा। इलॉन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी के फैल्कन 9 रॉकेट पर सवार होने से स्पेस आयल की ईंधन की लागत मॉड्यूल के अकेले उड़ान भरने के मुकाबले बहुत का लैंडर ही लॉन्च नहीं किया जा रहा था, बल्कि वो फैल्कन 9 रॉकेट पर उसे चढ़ाकर लॉन्च कर रहे थे। स्पेस आयल मॉड्यूल के साथ 2 और पेलोड्स जाएंगे। यूएस एयरफोर्स की एक बेहद खुफिया छोटी सैटेलाइट और दूसरी इंडोनेशियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट। इसे स्पेस में जाने वाली कार भी कह सकते हैं। सोयूज लॉन्च व्हीकल, स्पेस शटल वगैरह $1 अरब की लॉन्च व्हीकल्स हैं, क्योंकि आप उन्हें फेंक देते हैं। लेकिन फैल्कन 9 के एक खास हिस्से को आप दोबारा यूज करते हैं, इसलिए इस पर खर्च होने वाली लागत लगभग आधी हो जाती है, फिर 75% कम और फिर आखिर में 90%। ये एक वैज्ञानिक कल्पना जैसा लगता है। रॉकेट का ऊपर लॉन्च होना, सेकेंड स्टेज तक पेलोड साथ होना और फिर रॉकेट की फर्स्ट स्टेज जो कि बॉटम वाला हिस्सा है, फिर गोल घूमना और पिछले रॉकेट्स को छोड़ना। फिर ये खुद की रफ्तार कम करता है और समुद्र के बीचों बीच एक बार्ज पर लैंड कर लेता है। वाकई कमाल है। आठ साल की मेहनत के बाद सन 2018 में स्पेस आयल टीम अपने फाइनल डिजाइन को पूरा करने वाली है, लेकिन लूनर एक्स प्राइज की आखिरी तारीख पास आती जा रही है। उन्हें ये काम वक्त पर खत्म करना था और वो नहीं कर पाए क्योंकि कंपनीज बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रही थी। और जब 2018 का मार्च आया तो हम एक बार और तारीख बढ़वाने गए। एक बार तारीख बढ़ी थी, वही काफी था और हमें प्राइस छोड़कर काम बंद करने पर राजी होना पड़ा। गूगल का कंपटीशन वापस ले लिए जाने के बाद बहुत सी टीमों ने आगे के काम को रोक दिया। उस वक्त तक स्पेस आयल कंपनी अपने लैंडर को डिजाइन कर चुकी थी। स्पेस एक्स रॉकेट के लिए उनका रॉकेट सेट हो चुका था। वो मंजिल के बहुत करीब थे, वो बस पहुंचने ही वाले थे। लेकिन स्पेस आयल कह रही थी कि उन्हें अपना सारा काम बंद करना पड़ेगा। उन्होंने कहा उनके पास पैसा खत्म हो गया है, अगर उन्हें और मदद नहीं मिली तो प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा। स्पेस आयल पूरी तरह खत्म हो चुका था, उनके हाथों में अब कुछ नहीं था। 21 फरवरी 2019 लॉन्च पैड पर सभी सिस्टम्स तैयार। लॉन्च डायरेक्टर वेरीफाइंग टर्मिनल काउंट। कुछ ही मिनटों में पहली प्राइवेट स्पेस फ्लाइट अपना सफर शुरू करने वाली है। फैल्कन 9 रॉकेट ग्रेड केरोसिन इस्तेमाल करता है, जिसे हम RT-1 कहेंगे, और लिक्विड ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजर। इस वक्त फ्यूल तकरीबन पूरा भरा हुआ है। T-4 मिनट्स। लेकिन इस मिशन का यहां तक पहुंचना मुमकिन नहीं लग रहा था। और मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि गूगल और एक्स प्राइज फाउंडेशन ने $2 करोड़ के प्राइज से हाथ खींच लिया और अब स्पेस आयल टीम के पास पैसा नहीं था। उन्हें वापस अपने ओरिजिनल इन्वेस्टर्स के पास जाना पड़ा और खुशकिस्मती से उनमें से एक मदद देने के लिए राजी हो गया। हमें रकम मिल गई है और जो अभी नहीं मिली उसके लिए मैं वादा कर रहा हूँ।
ये प्रोजेक्ट कभी नहीं रुकेगा। इसके काम में पैसे की वजह से कोई रुकावट नहीं आएगी। द गूगल लूनर एक्स प्राइज, शायद आपको लगा हो कि वो कोशिश बेकार गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। वो मिशन सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन उसके नतीजे कुछ अलग ही थे। हालांकि अब प्राइज नहीं था, लेकिन प्राइज का मकसद पूरा हो गया था कि टीमों को हार्डवेयर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी को विकसित करने की प्रेरणा मिले। आप देख सकते हैं इसमें 4 फ्यूल टैंक्स हैं जो हमें धरती से चांद तक ले जाएंगे। उससे इन टीमों को चांद पर जाने की प्रेरणा मिली। प्राइज हो या ना हो, स्पेस आयल ने डिसाइड किया कि वो इस मिशन को पूरा करेंगे। उनके लिए चांद पर लैंडर उतारना ही एक प्राइज था। हम पूरी मेहनत से लगे हुए हैं और इसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। 2018 के आखिर में जब लॉन्च की तारीख पास आ रही थी, तब स्पेस आयल टीम ने अपने स्पेसक्राफ्ट का नाम रखने का एक नया तरीका निकाला। उन्होंने एक ऑनलाइन पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट रखा। हिब्रू भाषा का फीमेल नेम होना जरूरी था और चुना गया नाम है बेरशीट। बेरशीट का हिब्रू में मतलब है शुरुआत में। ओल्ड टेस्टामेंट की शुरुआत में ही ये पहला शब्द है। ये वाकई एक अच्छा कदम है, क्योंकि ये नई शुरुआत है। अब दुनिया का हर एक देश कम से कम स्पेस में जाने का सपना तो देख ही सकता है। सोलर सिस्टम में अपनी पहुंच बनाने के रास्ते में हमारे लिए चांद एकदम परफेक्ट स्टेशन है। चांद पर सोलर सेल्स के लिए सिलिकॉन, निर्माण के लिए मेटल्स और लूनर पोल्स में पानी है। पिछले कुछ सालों की एक बहुत बड़ी खोज ये है कि चांद पर पानी है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि चांद का पानी ग्रेनाइट से भी सख्त है। ये जमी हुई ठोस बर्फ है। तो चांद पर पानी निकालना वाकई चट्टान खोदने जैसा है। हनीबी रोबोटिक्स जैसी कई कंपनियां हैं जो ऐसी ड्रिल्स बना रही हैं जिससे चांद के पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जा सकता है और उनसे बनता है रॉकेट फ्यूल। एक लूनर जियोलॉजिस्ट के अनुमान के हिसाब से वहां उतना पानी है कि इससे हर रोज एक स्पेस शटल को लॉन्च करने जितना फ्यूल बनाया जा सकता है, वो भी 1000 साल तक। ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि एंटरप्रेन्योर्स हमारे भविष्य को कई सदियों आगे ले जाएंगे। और यही एक बहुत खास बात है इस स्पेस आयल मिशन की। वो हमें दिखा रहे हैं कि हम स्पेस में रिसोर्सेज तक पहुंच सकते हैं। धरती के अलावा कहीं और भी माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। सोलर सिस्टम के लिए चांद वाकई एक लॉन्च पैड है। ये वाकई ब्रह्मांड में इंसानी खोज की वो शुरुआत है जिसे अब रोका नहीं जा सकता। आठ साल के विकास और परीक्षण के बाद अब बेरशीट अपनी खोज करने के लिए तैयार है। लेकिन पहले एक बड़ी समस्या को सुलझाना होगा जिसका अंतरिक्ष जाने से कोई लेना देना नहीं। इस भारी भरकम लेकिन नाजुक क्राफ्ट को इजराइल से यूनाइटेड स्टेट्स के दक्षिण पूर्वी तट पर केप कनावरल तक कैसे लाया जाए। उनके पास शॉक सहने वाले, नमी कंट्रोल करने वाले खास कंटेनर थे, लेकिन अनुभवी लोगों की राय में ये स्पेसक्राफ्ट को बनाने वाले लोगों के लिए एक अहम वक्त था। अगर आप देखें तो ये बस मेटल का एक ढांचा है जिसमें साइंस इंस्ट्रूमेंट्स और कंप्यूटर्स लगाए गए हैं, लेकिन इस स्पेसक्राफ्ट से लोगों का एक रिश्ता बन गया है। मतलब अब वो अपनी जिंदगी के कई साल इस काम पर गुजार चुके हैं। आप चाहते हैं कि ना वो गिरे, ना ज्यादा हिले डुले, उसे कोई भी ऐसा झटका नहीं लगना चाहिए जिससे उस स्पेसक्राफ्ट के टूटने का डर हो। जब प्लेन फ्लोरिडा की धरती पर उतरा तो टेल अवीव में स्पेस आयल की टीम ने चैन की सांस ली। लेकिन मॉड्यूल के लॉन्च पैड पर पोजीशन लेते ही टेंशन आसमान छूने लगती है। 21 फरवरी 2019 फैल्कन 9 का लॉन्च। लिफ्ट ऑफ की जगह बदलने की वजह से अंतरिक्ष में कक्षों के अनुकूलन के लिए एक्स्ट्रा ईंधन लगेगा, इसलिए लॉन्च करने का वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। लिफ्ट ऑफ में सिर्फ 3 मिनट और 37 सेकंड बचे हुए हैं। काउंटडाउन के दौरान बहुत गड़बड़ी हो सकती है। फैल्कन 9 अपने काउंटडाउन की आखिरी स्टेजेस में पहुंच रहा है। कौन जानता है कि एक मेटल का छोटा सा टुकड़ा ठंडा होते वक्त कमजोर हो जाए। व्हीकल एकदम ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत सामने नहीं आई। कंप्यूटर्स में ग्लिचेस हैं, सॉफ्टवेयर में ग्लिचेस हो सकते हैं। इसके कोड की लाइन में अगर एक फुल स्टॉप के बजाय कॉमा लग गया हो तो कितनी सारी चीजें गलत हो सकती हैं। प्री लॉन्च का सबसे ज्यादा जोखिम भरा हिस्सा है ऑटोमेटिक फ्यूलिंग प्रोसेस। इसके लिए लॉन्च पैड पर काम करने वाले सभी लोग उसे खाली कर देते हैं। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेजेस में 10 लाख किलोग्राम केरोसिन फ्यूल और लिक्विड ऑक्सीजन लोड किया जाता है। आप यूज कर रहे हैं लिक्विड ऑक्सीजन।
जो बहुत ज्यादा ठंडी है और उससे इंजन को इग्नाइट करना है जो सूरज के टेम्परेचर वाली फ्लेम्स क्रिएट करेगा। T-1 मिनट पर रॉकेट का इंटरनल कंप्यूटर फाइनल प्री लॉन्च चेक शुरू करता है और फैल्कन 9 का स्टार्टअप शुरू हो जाता है। रॉकेट के ऑटोनॉमस इंटरनल फ्लाइट कंप्यूटर्स ने लॉन्च काउंटडाउन संभाल लिया है। ये एक तरह से अपने बच्चों को कॉलेज भेजने जैसा है। आपको उन्हें अपना काम करने देना है। T-30 सेकंड्स पर लॉन्च डायरेक्टर इग्निशन के लिए अनुमति देते हैं। गो फॉर लॉन्च। दरअसल ये एक कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन है और स्पेस एक्स में 9 इंजन्स हैं। तो जरा सोचिए, एक के बाद एक 9 कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं। रॉकेट फट सकता है और ऐसा हो चुका है स्पेस एक्स रॉकेट्स के साथ। आपकी जिंदगी के कई साल या तो स्पेस में पहुंच जाते हैं या बस एक धमाके के साथ फट जाते हैं। 2, 1, go। फरवरी 2019 लूनर लैंडिंग से 50 दिन पहले। फिलहाल लॉन्च के लिए सब ठीक ठाक लग रहा है। कुछ मिनट पहले आखिरी वेदर बलून लॉन्च किया गया और हम अपनी लोड लिमिट्स के दायरे में हैं। सैकड़ों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और सहारा देने वालों की मेहनत का इम्तिहान होने वाला है। क्या पैराशूट नाम का ये लूनर मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च होगा और चांद की सतह पर पहुंचने के लिए अपने 40 लाख मील के सफर की शुरुआत कर पाएगा? स्पेस आयल मिशन कंट्रोल के आखिरी गणना करते ही 6500 मील दूर केप कनावरल में फैल्कन 9 के ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स लॉन्च सीक्वेंस की शुरुआत करते हैं। फ्यूल और ऑक्सीडाइजर की मात्रा बहुत ज्यादा है। उस रॉकेट की मेटल की परतें बहुत ज्यादा पतली हैं। स्पेसएक्स ने बहुत कामयाबियां देखी हैं, लेकिन वो नाकामयाब भी रहा है। दरअसल आपका पेलोड बैठा हुआ है एक बहुत बड़े बॉम्ब पर। जरा सोचिए कि आपको कैसा लगेगा कि जिस चीज पर काम करते हुए आपने जिंदगी बिता दी, उसका नामो निशान कुछ ही सेकंड्स में मिट सकता है। लिफ्ट ऑफ से कुछ पहले रॉकेट का ऑटोनोमस लॉन्च कंट्रोल नायाग्रा कहलाने वाले वाटर फ्लडिंग सिस्टम को ऑन करता है, जिससे विस्फोट का जोखिम कम से कम हो जाए। 10, 9, T-3 सेकंड्स पर 9 मर्लिन इंजन्स फर्स्ट स्टेज इग्नाइट होते हैं। आतिशबाजी से, उस विशाल मोमबत्ती से रात के आसमान में हुई रोशनी को देखने की खुशी बयान ही की जा सकती। और फिर इस बात का एहसास कि इसे बनाने में आपने मेहनत की है। ये एक शानदार एहसास है। व्हीकल सुपरसोनिक 60 सेकंड पर फैल्कन 9 सुपरसोनिक रफ्तार पर पहुंचता है। कुछ पल बाद ही रॉकेट मैक्स क्यू स्थिति में आ जाता है। मैक्स क्यू के मायने हैं वो वक्त जब मैक्सिमम स्ट्रेस होता है, न सिर्फ रॉकेट के लिए बल्कि उस रॉकेट के टॉप पर रखे पेलोड के लिए भी। और उन्हें चाहे कितना भी टेस्ट किया गया हो, उनमें से कुछ तो मैक्स क्यू झेल ही नहीं पाते। वेलोसिटी और एयर डेंसिटी का मेल सबसे बदतर होता है। आपके स्ट्रट्स फेल हो सकते हैं, आपके रॉकेट के स्ट्रक्चरल सिस्टम्स भी फेल हो सकते हैं और आपका मिशन वहीं फेल हो सकता है। अगली बाधा है डिटैचमेंट प्रोसीजर। उड़ान भरने के बाद 2.5 मिनट के अंदर ही रॉकेट 4500 मील प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से जमीन से 35 मील की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। फर्स्ट स्टेज वाले इंजन्स बंद हो जाते हैं। मेन इंजन के कट ऑफ के लिए नाम दिया गया है मीको। जब रॉकेट का फ्यूल खत्म हो जाता है तो इंजन्स बंद हो जाते हैं और जो सेकंड स्टेज है वो फर्स्ट स्टेज की जगह ले लेती है। इस विरल वातावरण में पैराशूट को अब स्पेस में आगे बढ़ने के लिए फैल्कन इंजन्स की जरूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेज धरती पर वापस लौट आती है, जिससे उसे भविष्य के मिशन के लिए इस्तेमाल किया जा सके। स्टेज 1 एंट्री स्टार्टअप। ये एंट्री बर्न शुरू हो गया है। स्टेज 1 धरती पर वापस लौटेगा। समुद्र में एक ड्रोन प्लेटफॉर्म पर उतरने के लिए पहला बूस्टर कुछ छोटे रॉकेट्स के साथ सावधानी से खुद को संचालित करता है। कुछ सेकंड्स के बाद
सेकेंड स्टेज का एक इकलौता इंजन इग्नाइट होता है उस विस्फोट की शुरुआत करने के लिए जो बैरशीट को पृथ्वी की निचली कक्षा में ले जाएगा। फिर प्रोटेक्टिव नोज कोन पर लगे लैचेस को छोड़ने के लिए लॉन्च कंट्रोल से एक कमांड हीलियम के उच्च दबाव वाले धमाके को शुरू करता है। पेलोड फेयरिंग एयर डायनामिक नोज कोन है जो रॉकेट के टॉप पर दिखाई देता है। जैसे ही रॉकेट अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलता है, इसका वजन एक्स्ट्रा हो जाता है। अब आप इसे ढोना नहीं चाहते हैं, इसलिए इसे निकाल कर फेंक देते हैं। Approaching to second engine cutoff shutdown. और ये शटडाउन की कंफर्मेशन। अब आज के पेलोड्स तैयार होना शुरू हो। सेकेंड स्टेज से अलग हो जाता है अकेले अपना सफर शुरू करने के लिए। इम्तिहान की घड़ी तो तब शुरू होगी जब हमें स्पेसक्राफ्ट से संदेश मिलेंगे और हम चेक करेंगे कि सारे सिस्टम्स ठीक हैं। डिटैचमेंट के कई मिनट बाद टेलवीव के कंट्रोल रूम में बैरशीट के रेडियो ट्रांसमीटर से पहला सिग्नल मिला। अलग होने के बाद अब हम स्पेसक्राफ्ट से भेजी गई टेलीमेट्री देख रहे हैं और कमांड भेज रहे हैं। अब स्पेसक्राफ्ट रॉकेट से अलग हो चुका है और हमारे कंट्रोल में। टेक ऑफ के 35 मिनट बाद बैरशीट पृथ्वी के निचले कक्ष में है, लेकिन अभी क्राफ्ट को 40 लाख मील दूर और जाना है और चांद तक पहुंचने का ये रास्ता सबसे छोटा नहीं है। अपोलो 11 मिशन को पूरा ट्रिप करने में सिर्फ 4 दिन लगे थे, लेकिन बैरशीट को वहां तक पहुंचने में 7 हफ्ते लग जाएंगे। सीधे चांद तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल चाहिए और काफी बड़ा लैंडर भी। इसलिए उन्होंने कई बार चक्कर लगाने के लिए पृथ्वी की ग्रेविटी का फायदा उठाया। पृथ्वी से दूर जाते हुए इसकी रफ्तार कम हो जाती है और जब ये पृथ्वी के नजदीक आता है तो इसके इंजन सबसे तेज रफ्तार पर चलते हैं और ये प्रक्रिया इसे बड़े ओवल शेप ऑर्बिट में ढकेलती है। 2 महीने में ये एक बड़ा सा ओवल शेप का ऑर्बिट बनाएगा और ये बड़ा और बड़ा होता जाएगा। और ये प्रक्रिया इस सफर को तकरीबन 2.5 लाख मील से 40 लाख मील का बना देती है। कह सकते हैं कि ये बिल्कुल एक झूला झूलने जैसा है। झूला जब जमीन के बिल्कुल नजदीक आता है तब आपकी रफ्तार सबसे तेज होती है। जब आप जमीन से दूर ऊपर की तरफ जाते हैं तो रफ्तार कम हो जाती है और आखिर में आप बिल्कुल नहीं हिल रहे होते हैं और फिर आप वापस नीचे आने लगते हैं। अगर आप काफी रफ्तार और काफी ऊर्जा के साथ लॉन्च करते हैं तो जमीन की तरफ गिरते वक्त ग्रेविटी आपको अपनी तरफ खींचती है और इसी वजह से आप पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। मतलब पृथ्वी की ग्रेविटी आपको जमीन के नजदीक लाती है, लेकिन इसके घुमावदार होने की वजह से आप बाहरी किनारे के आसपास गिरते हैं। 25 फरवरी मिशन का चौथा दिन। बैरशीट पृथ्वी के ऊपर अपनी कक्षा को 81,000 मील तक बढ़ाने के लिए तैयार है। वो इंजन्स को बहुत ही सावधानी से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, मानिए एक डांस कोरियोग्राफ कर रहे हो। ट्रांसमिशन की पूरी तैयारी थी कि कंप्यूटर बंद हो जाता है। टेलवीव के कंट्रोल रूम में सन्नाटा छा जाता है और फिर वो इंजन को शुरू नहीं कर पा रहे थे। वक्त बीत रहा था। अब क्या होगा? अब वो चांद पर कैसे पहुंचेंगे? स्पेसाइल मिशन के चौथे दिन बैरशीट नाम के लैंडर को चांद की सतह पर उतरना था कि अचानक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। स्पेसाइल मिशन की जो कंट्रोल टीम है वो थ्रस्टर्स को फायर करने की तैयारी कर रही थी। सही टाइमिंग बेहद जरूरी थी और तभी उस पर कंप्यूटर बंद हो जाता है। आपका बैरशीट स्पेसक्राफ्ट है जो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है और अब आगे बढ़ने के लिए अगला कदम है कि कंट्रोल बंद किया जाए और उसे कक्ष में खास जगह पर होना चाहिए। कंप्यूटर्स बंद पड़ जाते हैं तो आप उन कमांड्स को भेज नहीं सकते, आप अगला कदम नहीं उठा सकते। लोग एक स्पेसक्राफ्ट को बनाने के लिए पूरी जिंदगी काम करते हैं जो 1 सेकंड में खो जाता है। अगर सिर्फ एक छोटी सी खराबी हो जाती है तो आपको लगता है आपका स्पेसक्राफ्ट नाकामयाब रहा, जिंदगी भर की मेहनत बेकार हो गई। लेकिन वो फिर से काम शुरू करते हैं। उन्हें प्रॉब्लम को सुलझाना है, पता करना है कि क्या हुआ और फिर उसे सही करके स्पेसक्राफ्ट को आगे बढ़ाना है। अच्छा ये हुआ कि उनके सभी प्रोसीजर्स सही जगह पर थे, दोनों जो स्पेसक्राफ्ट में बने थे और वो जिनसे वो टेलवीव के मिशन कंट्रोल से कम्युनिकेशन करके उसे सुधार सकते थे।
वो सॉफ्टवेयर को ठीक करते हैं, लेकिन उन्होंने गलती से सबसे छोटे ऑर्बिट जितनी जरूरत थे उससे ज्यादा बना दिए। इसलिए अब उन्हें कुछ रिकैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। पता चला कि बेयरशीट को बड़े चक्कर कुछ कम करने चाहिए थे। उन्होंने सब कैलकुलेशन की और फिर एक तरीका निकाला। वो अभी भी चांद पर पहुंच सकते हैं। उन्हें लगा कि शायद इसकी वजह से कॉस्मिक रेडिएशन हो, या हो सकता है वैन एलन बेल्ट का रेडिएशन हो। वैन एलन बेल्ट रेडिएशन की इन बेल्ट्स की खोज अंतरिक्ष युग की शुरुआत में ही हो गई थी। पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड द्वारा जो कण एक ही जगह पर रुक जाते हैं, उनका रेडिएशन बहुत तेज होता है और उसका इतना ज्यादा तेज होना उस तरह की खराबी कर सकता है जिसे हमने देखा है। इसे हम सिंगल इवेंट अपसेट कहते हैं। स्पेसक्राफ्ट के इलेक्ट्रॉनिक्स से एक चार्ज्ड पार्टिकल गुजरता है और वो कंप्यूटर कोड में किसी 0 को 1 में बदल देता है या 1 को 0 में बदल देता है। स्पेस से आने वाला सिर्फ एक प्रोटॉन आपके स्पेसक्राफ्ट के किसी हिस्से से गुजरकर आपके पूरे मिशन को खत्म कर सकता है। बेयरशीट के वापस सही हो जाने पर मॉड्यूल फिर से दुनिया के सोशल मीडिया को यूज करने वाले हजारों फॉलोअर्स से कनेक्ट हो जाता है और जल्दी ही वीडियो और सेल्फी भी भेजने लगता है। हम इस वक्त सच में एक स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में फ्लोट होता देख रहे हैं। स्पेसक्राफ्ट अपने एक हिस्से का स्नैपशॉट लेने में कामयाब हुआ और फिर हम सबका यानी कि पूरी पृथ्वी का लिया। ये अंतरिक्ष में सफर करने की संभावना की एक झलक थी। इसने हमें याद दिलाया कि हम सब पृथ्वी के हैं और दूसरे ग्रहों की खोज हम सब में एकता की भावना भरती है। पथ पर बने रहने के लिए 21वीं सदी का ये स्पेसक्राफ्ट एक ऑप्टिकल डिवाइस को यूज करता है जो दूर के तारों से रोशनी लेता है, जिससे इसे इस कठिन सफर का संचालन करने में मदद मिलती है। धरती की टीम स्पेसक्राफ्ट का मुआयना कर रही है, ये पक्का करने के लिए कि सब ठीक है और स्पेसक्राफ्ट की जगह की जानकारी रख रही है। अंतरिक्ष विशाल है, लेकिन हमें मालूम करना है कि वो असल में कहाँ है। ये काम अगर स्पेसक्राफ्ट खुद करता है तो सबसे अच्छा है, इसीलिए ये स्टार ट्रैकिंग यूज कर रहा है। ग्रह का चक्कर लगाने वाले स्पेसक्राफ्ट के मुकाबले तारे थोड़े स्थिर हैं। स्पेसक्राफ्ट उन तारों की पोजीशन से इस चीज का ट्रैक रखता है और पक्का करता है कि वो सही जगह पर हैं। 42वां दिन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स कमजोर पड़ रहा है। मिशन कंट्रोल के इंजीनियर्स को अब बेयरशीट बूस्टर को एकदम सही वक्त पर फायर करना है। ये पूरे मिशन का सबसे ज्यादा जोखिम भरा संचालन है। लूनर कैप्चर। बेयरशीट स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से बहुत बहुत दूर जा रहा है और उसे कम से कम 4 लाख किलोमीटर की दूरी पूरी करनी है। पृथ्वी से चांद की दूरी इतनी ही है। उस पॉइंट पर उसे चांद के ऑर्बिट को काटना है। इसकी सारी एनर्जी वहां तक पहुंचने में खर्च हो गई है, इसलिए ये बहुत धीमे जा रहा है। इसका अर्थ के ऑर्बिट से गिरना शुरू होने वाला है, लेकिन वहां चांद मौजूद है जिसका अपना ग्रेविटी वेल है। और अब शुरू होता है असली डांस। ये कोरियोग्राफी ही है, क्योंकि आपको एकदम सही वक्त तक बर्न करना है और एकदम सही दिशा में पॉइंट करना है। अगर बेयरशीट ने सही वक्त पर अपने इंजन्स ऑन नहीं किए या सही थ्रस्ट के साथ उनको ऑन नहीं किया तो चांद की ग्रेविटी में ये किसी खिलौने की तरह घूम जाएगा। और हम सभी के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी है। मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहता हूँ। मैं दिल से दुआ कर रहा हूँ और मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ। 4 अप्रैल 2019 मिशन कंट्रोल में स्पेस आयल टीम लूनर कैप्चर की पोजीशन लेने के लिए बेयरशीट को कमांड्स की पूरी कड़ी भेजती है। स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के कक्ष से चांद के कक्ष में लाना काफी मुश्किल समस्या है। बहुत सी चीजें गतिशील हैं। स्पेसक्राफ्ट चल रहा है, पृथ्वी घूम रही है, चांद पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, सब कुछ घूम रहा है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है और अगर कुछ भी गलत होता है तो आप ये मिशन पूरा नहीं कर पाएंगे। बेयरशीट को ऐसी सही जगह टकराना है कि उसके दौरान ऑनबोर्ड इंजन्स ऑन हो जाएं और उसकी रफ्तार को इतना कम कर दें कि चांद का अपना ग्रेविटेशनल पुल उसे खींच ले। सबसे ऊंचे ऑर्बिट को उसे चांद की ऊंचाई पर उस समय पहुंचाना है जब चांद भी वहां पहुंचा हो। नेविगेशन सिस्टम ने हमें सही दिशा की तरफ संकेत दिया है। बेयरशीट वहां इंतजार कर रही है और तभी सही समय पे बेयरशीट सही मायनों में चांद की ग्रेविटी में गिर गई। और इसी पल का तो सबको इंतजार था। हम अपने पहले फेज में कामयाब रहे।
कैप्चर कामयाब हुआ और पैराशूट अब चांद की कक्षा में है। हम सब बहुत तनाव में थे, लेकिन हमारी टीम वाकई बहुत बढ़िया है और किस्मत भी साथ दे रही है। पैराशूट के भेजे पहले नजारे चांद के दूसरी तरफ वाले पहलू के हैं। मॉड्यूल के कैमरे विशाल विवरों की तस्वीर भेजते हैं, जिनमें से कुछ विवर तो 4.5 अरब साल से भी ज्यादा पुराने हैं। मॉड्यूल का रास्ता जैसे ही चांद की ग्रेविटी के कंट्रोल में आता है, स्पेसक्राफ्ट का पहला वैज्ञानिक प्रयोग शुरू हो जाता है। वो चांद के ऊपर से निकलते हुए उसकी मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र की ताकत को नापता है। चांद के चारों तरफ की मैग्नेटिक फील्ड को और लैंडिंग की जगह के चारों तरफ की मैग्नेटिक फील्ड को नापने के लिए उन्होंने UCLA और वाइजमैन इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित मैग्नेटोमीटर लगाया था। ये फुटेज इस बात की गवाह है कि इंसान ने चांद पर अपना पहला कदम रख दिया है। उनकी लैंडिंग साइट मारे सेरेनिटाटस पर है। अपोलो मिशंस में से एक उस मारे के किनारे तक गया था और वो जो पत्थर वहां से जमीन पर लाए थे, उनसे हमें पता चला कि उनमें मैग्नेटिक क्वालिटीज हैं। चांद का मैग्नेटिक फील्ड बहुत शक्तिशाली नहीं है, लेकिन अपोलो मिशंस के लाए नमूनों में से कुछ पर से ऐसे मैग्नेटिक निशान थे जिनसे पता चलता है कि वहां कुछ और जटिल प्रक्रिया चल रही है। इसीलिए बेयरशीट के मैग्नेटोमीटर हमें जानकारी देंगे कि चांद पर क्या चल रहा है और वहां की मैग्नेटिक हिस्ट्री आखिर क्या है। चांद की चट्टानों के मैग्नेटिज्म की उनकी उम्र के साथ तुलना करने पर इस बात की नई जानकारी मिलेगी कि चांद बना कैसे। ये हमें पूरे सोलर सिस्टम के इतिहास के बारे में बुनियादी जानकारी देगा। अपनी आकाश गंगा से परे एक सस्टेनेबल एनवायरनमेंट की हमारी खोज के लिए सौर मंडल की उत्पत्ति की जानकारी महत्वपूर्ण है। एक बहुत ही मशहूर क्लासिक बुक है जिसका नाम है मून इज अ हार्श मिस्ट्रेस, जिसके मुताबिक चांद बेहद दुश्वार है। स्पेस आयल के इंजीनियर्स वहां पर लैंड करना चाहते थे जहां बहुत ज्यादा गर्मी ना हो। वो चांद के इक्वेटर पे लैंड नहीं करना चाहते थे, क्योंकि सूरज के आते ही वहां पे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती। वो हायर लैटिट्यूड में रहना चाहते थे। चांद एक समय सोलर सिस्टम के सबसे गर्म ग्रहों में से एक होता है और कभी-कभी सबसे ठंडे ग्रहों में से एक होता है। अगर आप ऐसा स्पेसक्राफ्ट डिजाइन करना चाहते हैं जो उस वातावरण में भी सही सलामत रहे, तो उसे गर्मी में भी किसी तरह गर्मी से बचना होगा और जब ठंड हो तो उसे किसी भी तरह अपने आप को गर्म रखना होगा। इसके लिए आपको बहुत सारे एडिशनल सिस्टम्स चाहिए और साफ कहें तो चांद पर जाने के दौरान यही स्टफ टूटता है। तो अगर आप अपने पहले मिशन को सिंपल रखना चाहते हैं तो सिर्फ कुछ दिन का मिशन ही प्लान कीजिए। वो चांद पर बहुत ही खास वक्त पर लैंड करेंगे, बिल्कुल सुबह या उससे थोड़ा पहले। वो चांद के जिस हिस्से में उतरेंगे वहां रात से दिन हो रहा होगा और उस दौरान वहां का तापमान बिल्कुल सही रहता है। लेकिन वैसा देर तक नहीं रहेगा, क्योंकि 2 दिन बाद बेयरशीट अपने मैग्नेटोमीटर से जो डेटा पृथ्वी पर भेज रहा था, उसके मुताबिक वहां बहुत ज्यादा गर्मी होनी शुरू हो गई थी। इसके मायने है कि बेयरशीट के पास ये सब काम करने के लिए करीब 48 घंटे होंगे। पैराशूट मिशन की एक और मुख्य खासियत है स्पेस आयल और नासा के बीच सहयोग। कम्युनिकेशन सपोर्ट देने के साथ साथ नासा ने मॉड्यूल को रेट्रो रिफ्लेक्टर कहलाने वाला एक सिंपल लेकिन पावरफुल उपकरण भी दिया। रेट्रो रिफ्लेक्टर एक खास मिरर है। इसकी खासियत है कि एक लेजर बीम चाहे किसी भी दिशा पर इससे टकराए, वो वापस ठीक वहीं रिफ्लेक्ट करेगी जहां से वो बीम आई है। बेयरशीट पर लगे रेट्रो रिफ्लेक्टर से टकराने वाली लेजर लूनर ऑर्बिटर से आएगी। लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर या LRO एक स्पेसक्राफ्ट है जिसे नासा ने चांद के चारों तरफ ऑर्बिट में छोड़ा था। यह करीब वहां 10 सालों से है। इसमें एक लेजर ऑल्टीमीटर है जो बेयरशीट की लोकेशन बताने में मदद करेगा। लूनर ऑर्बिटर बेयरशीट और ऑर्बिटर के बीच की दूरी को एकदम सही तौर पर तय कर पाएगा। ये रेट्रो रिफ्लेक्टर्स कई दशकों तक काम करते रहेंगे और इनकी मदद से इस क्षेत्र में चांद के भावी मिशन का अपना संचालन कहीं ज्यादा सटीकता से कर पाएंगे।
इसके अलावा ब्रह्मांड से कहीं से भी अगर कोई बैरशीट के नजदीक लैंड करता है तो उसे एक बहुत ही खास चीज मिलेगी जिसे स्पेस आयल ने उस पर लगाया है। हमने एक टाइम कैप्सूल बनाया और उस टाइम कैप्सूल में उन सब के सपने और उम्मीदें शामिल हैं जो उस स्पेसशिप को बनाने में शामिल थे। मेरे पास आपको दिखाने के लिए उस टाइम कैप्सूल का एक छोटा सा हिस्सा है। इस छोटे से सिक्के में पूरी बाइबल अंकित है। आप इसे जूम करके शब्द देख और पढ़ सकते हैं। हर शब्द का साइज एक माइक्रोन है। ऐसा हो सकता है कि चांद पर किसी दिन हमारी गैलेक्सी में से कहीं और से कोई आए और वो इस भंडार को देखे और कहे, ओ, इस ग्रह पर 20 लाख साल पहले मनुष्य रहा करते थे। देखिए, उन्होंने कितनी बढ़िया चीजें छोड़ी हैं। स्पेसक्राफ्ट पर मौजूद विज्ञान और बैरशीट की भावी विरासत, सब कुछ इस पूरे मिशन के सबसे मुश्किल हिस्से पर निर्भर है और वो है लैंडिंग। अंतरिक्ष जोखिम भरा है, वहाँ किसी की कोई गारंटी नहीं है। आप उम्मीद तो करते हैं कि हर चीज सही और कामयाब होगी, लेकिन जोखिम तो रहता ही है। जब वो चांद की सतह पर पहुंचने ही वाला होता है तो उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाती है और इससे निपटने का सिर्फ एक ही तरीका है, इंजन की स्पीड को 0 कर देना। लेकिन ऐसा करते वक्त जरा भी गड़बड़ी हुई तो वो चांद को बहुत जोर से हिट करेगा और मिशन वहीं खत्म हो जाएगा। पृथ्वी से 2.5 लाख मील दूर बैरशीट स्पेसक्राफ्ट चांद के आखिरी कक्ष की तरफ 105 मील प्रति घंटे की वर्टिकल स्पीड से बढ़ रहा है। हम बहुत निचले कक्ष में हैं। एक बार जब उतरना शुरू करेंगे तो वापसी का कोई विकल्प नहीं है। आज की रात इम्तिहान की घड़ी है। स्पेस आयल कंट्रोल रूम के अंदर मिशन इंजीनियर्स का पूरा ध्यान मिशन के सबसे ज्यादा जोखिम भरे चरण पर है, स्टिकिंग द लैंडिंग। बैरशीट चांद के चारों तरफ गोल आकार कक्ष में सतह से 200 मील से भी कम दूरी पर है। 40 लाख मील की दूरी तय करने के बाद चांद इतना नजदीक है कि लगता है उसे छूकर महसूस किया जा सकता है। हम लैंडिंग प्रोसेस शुरू करने वाले हैं। हम स्पेसक्राफ्ट को ऐसी दिशा देंगे कि इंजन्स हमें ठीक चांद की दिशा में लेकर जा पाए। चांद का चक्कर लगाने के बजाय वो सतह की तरफ गिरना शुरू करता है। हमारे पास कुछ सेकंड्स हैं जिनमें स्पेसक्राफ्ट खुद पक्का करता है कि सब कुछ ओके है। अगर वो सब कुछ ओके होने का निश्चय बनाता है तो हम नॉन रिटर्न पॉइंट पर हैं और लैंडिंग प्रोसेस में है। अंतरिक्ष में अकेले आगे बढ़ता बैरशीट स्पेसक्राफ्ट फैसला कर लेता है कि ये इम्तिहान की घड़ी है। हम नो रिटर्न पॉइंट से आगे निकल गए हैं। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। चांद की सतह पर उतरते हुए बैरशीट ने अंतरिक्ष से एक फोटो भेजी जो चांद से 14 मील ऊपर से ली गई थी। ये चांद का बैकग्राउंड है। अब हम लैंडिंग साइट की तरफ बढ़ रहे हैं। चांद की सतह पर पहुंचने से पहले उसकी ग्रेविटी की वजह से इसकी स्पीड काफी बढ़ गई है और मिशन को पूरा करने के लिए उन्हें स्पीड को कंट्रोल करना होगा। हम ब्रेकिंग प्रोसेस में हैं और आप धीमी होती रफ्तार को देख सकते हैं। सतह के नजदीक पहुंचते हुए नीचे उतरने को कंट्रोल करने के लिए बैरशीट रेट्रो रॉकेट्स छोड़ती है। कंट्रोल रूम के वेलोसिटी इंडिकेटर के आंकड़ों से मालूम चलता है कि चांद की सतह के नजदीक वर्टिकल स्पीड 150 मील प्रति घंटा है। कम होने के बजाय बैरशीट की रफ्तार बढ़ रही है। लगता है हमारे मेन इंजन में कुछ गड़बड़ है। हम स्पेसक्राफ्ट की रीसेटिंग कर रहे हैं इंजन को सही करने के लिए। रेडी फॉर डिसेंट, रेडी फॉर डिसेंट। मेन इंजन ऑन हो गया है लेकिन स्पेसक्राफ्ट से कम्युनिकेशन बंद हो गया है। 500 फुट पर बैरशीट सिग्नल खामोश हो जाते हैं। दर्जनों उच्च प्रशिक्षित वैज्ञानिकों द्वारा इस चुप्पी की वजह ढूंढने के दौरान एक चीज फौरन साफ हो जाती है कि बैरशीट की लैंडिंग नहीं होगी क्योंकि वो हादसे का शिकार हो गया है। स्पेसक्राफ्ट में हम नाकामयाब रहे। अफसोस है कि हम लैंडिंग में कामयाबी हासिल नहीं कर पाए, लेकिन इतनी सक्सेस भी बहुत बड़ी बात है। हम कामयाब नहीं हुए लेकिन हमने सच्ची कोशिश की और मेरा ख्याल है कि हम जहां पहुंचे वहां तक पहुंचना भी कामयाबी ही है। हमें उस पर गर्व होना चाहिए।
सही सलामत लैंडिंग नहीं कर पाने की निराशा के बावजूद तकरीबन 50 दिन और ऑर्बिट में 40 लाख मील से ज्यादा दूरी तय करने के बाद स्पेस आयल टीम ने बहुत विशाल उपलब्धि हासिल की है। हम चांद पर सही सलामत नहीं पहुंच पाए, जो बुरा हुआ, लेकिन लैंडिंग प्रोसेस शुरू करने वाले हैं। हम स्पेसक्राफ्ट को ऐसी दिशा देंगे चांद का चक्कर लगाने के बजाय वो सतह की तरफ गिरना शुरू करता है। हमारे पास कुछ सेकंड्स हैं। अगर वो सब कुछ ओके होने का निश्चय बनाता है तो हम नॉन रिटर्न पॉइंट पर हैं और लैंडिंग प्रोसेस में हैं। अंतरिक्ष में अकेले आगे बढ़ता बैरशीट स्पेसक्राफ्ट फैसला कर लेता है कि ये इम्तिहान की घड़ी है। हम नो रिटर्न पॉइंट से आगे निकल गए हैं। अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है। चांद की सतह पर उतरते हुए बैरशीट ने अंतरिक्ष से एक फोटो भेजी जो चांद से 14 मील ऊपर से ली गई थी। ये चांद का बैकग्राउंड है। अब हम लैंडिंग साइट की तरफ बढ़ रहे हैं। चांद की सतह पर पहुंचने से पहले उसकी ग्रेविटी की वजह से इसकी स्पीड काफी बढ़ गई है और मिशन को पूरा करने के लिए उन्हें स्पीड को कंट्रोल करना होगा। हम ब्रेकिंग प्रोसेस में हैं और आप धीमी होती रफ्तार को देख सकते हैं। सतह के नजदीक पहुंचते हुए नीचे उतरने को कंट्रोल करने के लिए बैरशीट रेट्रो रॉकेट्स छोड़ती हैं। कंट्रोल रूम के वेलोसिटी इंडिकेटर के आंकड़ों से मालूम चलता है कि चांद की सतह के नजदीक वर्टिकल स्पीड 150 मील प्रति घंटा है। कम होने के बजाय बैरशीट की रफ्तार बढ़ रही है। लगता है हमारे मेन इंजन में कुछ गड़बड़ है। हम स्पेसक्राफ्ट की रीसेटिंग कर रहे हैं इंजन को सही करने के लिए। रेडी फॉर डिसेंट, रेडी फॉर डिसेंट। मेन इंजन ऑन हो गया है लेकिन स्पेसक्राफ्ट से कम्युनिकेशन बंद हो गया है। 500 फुट पर बैरशीट सिग्नल खामोश हो जाते हैं। दर्जनों उच्च प्रशिक्षित वैज्ञानिकों द्वारा इस चुप्पी की वजह ढूंढने के दौरान एक चीज फौरन साफ हो जाती है कि बैरशीट की लैंडिंग नहीं होगी, क्योंकि वो हादसे का शिकार हो गया है। स्पेसक्राफ्ट में हम नाकामयाब रहे। अफसोस है कि हम लैंडिंग में कामयाबी हासिल नहीं कर पाए, लेकिन इतनी सक्सेस भी बहुत बड़ी बात है। हम कामयाब नहीं हुए लेकिन हमने सच्ची कोशिश की और मेरा ख्याल है कि हम जहां पहुंचे वहां तक पहुंचना भी कामयाबी ही है। हमें उस पर गर्व होना चाहिए। सही सलामत लैंडिंग नहीं कर पाने की निराशा के बावजूद तकरीबन 50 दिन और ऑर्बिट में 40 लाख मील से ज्यादा दूरी तय करने के बाद स्पेस आयल टीम ने बहुत विशाल उपलब्धि हासिल की है। हम चांद पर सही सलामत नहीं पहुंच पाए, जो बुरा हुआ, लेकिन इंजीनियरिंग और साइंस मुश्किल सब्जेक्ट है। कभी कभी तो एक बार फेल होते हैं और कभी कभी 4-5 बार फेल हो जाते हैं, लेकिन आखिर में सक्सेस मिलेगी। मैं उन बच्चों की हिम्मत बढ़ाना चाहता हूं जो शायद हमें देख रहे होंगे। उनसे कहना चाहूंगा कि वो इंजीनियरिंग और साइंस की पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि एक दिन आप चांद तारों से आगे जाएंगे। अब से हजारों साल बाद हम आने वाले इन कुछ दशकों को इतिहास के उन पलों की तरह देखेंगे जब मनुष्य जाति पृथ्वी से परे विकसित हुई, और ये मुमकिन हुआ क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स ने इस संभावना को देखा। 3 लोग, आप और मेरे जैसे 3 लोगों ने सपना देखा और उन्होंने चांद की सतह पर खुद उतरने की जिम्मेदारी ली। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां छोटी टीमें बड़ा सपना देख सकती हैं, जहां पूंजी की कोई कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है और ना ही किसी तरह की सीमाएं। For more videos, please subscribe this channel.